हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टेप अप अकेडमी। मैं अंजलि सिंह कुशवाहा और मैं हूं आपकी बायोलॉजी ट्यूटर। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 7 जो कि क्या है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज के एक न्यू टॉपिक को स्टार्ट जो कि होने वाला है एलर्जी एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस। तो अगर आपको याद आ रहा है तो प्रीवियस वीडियोस में हम क्या पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं अबाउट ह्यूमन इम्यून सिस्टम एंड अबाउट इम्यूनिटी। हमने ये दो टॉपिक को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में कवर किया। हमने सीखा क्या है ह्यूमन इम्यून सिस्टम, कैसे बना है, देन हमने सीखा कंसेप्ट ऑफ इम्यूनिटी एंड ऑल्सो वी हैड लर्नड अबाउट वैक्सीनेशन। लेकिन अब सोचने वाली बात यह है, अगर कभी हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो जाए, हाइपर एक्टिव समझते हो क्या होता है, ज़्यादा तेज चलने लगे। नॉर्मल चल रहा है तो ठीक है, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहा है। अगर इम्यून सिस्टम नॉर्मली फंक्शन कर रहा है तो वो हमें डिजीज से प्रोटेक्ट कर रहा है। इट इज़ एक्टिंग लाइक अ शील्ड फ्रॉम डिजीजेस। लेकिन अगर इम्यून सिस्टम में हाइपर एक्टिविटी आ जाए, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाए, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो उस चीज़ का रिस्पॉन्स होता है वो कहलाता है एलर्जी। क्या कहलाता है वो? एलर्जी। आप बहुत कॉमनली ये वर्ड यूज़ करते हो, मुझे डस्ट से एलर्जी है, मुझे पॉलन से एलर्जी है, मुझे पढ़ाई से एलर्जी है, आपको हर किसी चीज़ से एलर्जी होती है ना। तो एलर्जी एक्चुअल में क्या होती है, असली में एलर्जी क्या है, तो हम देखते हैं। इट इज़ द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू सम एंटीजन सीन इन द एनवायरनमेंट। अब इम्यून सिस्टम कभी भी किसके लिए एक्टिव होता है, हमेशा वो रिस्पॉन्स करता है फॉर एंटीजन्स। कभी भी अगर हमारे इम्यून सिस्टम को एंटीजन्स मिले, कोई भी एंटीजन्स अगर बॉडी में एंटर हुए, तब उन एंटीजन्स को देख के इम्यून सिस्टम क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। याद आ रहा है? और किसको? अपने सोल्जर्स को फाइट करने के लिए भेजता है, जिन सोल्जर्स का नाम क्या है, एंटीबॉडी। तो आपको याद आ रहा हो, मैंने आपको एक बहुत डेंजर सा बना के बताया था, बिल्कुल खतरनाक सा हु, जिसके टीथ वीथ भी हैं। लो, ये कौन है? ये एंटीजन है और इसके लिए ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करी। और ये एंटीबॉडी किसने प्रोड्यूस करी? दीज एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय आवर इम्यून सिस्टम, है ना। ये सारी बातें हम सीख के आ चुके हैं। अब क्या हो रहा है, ये जो एंटीजन्स हैं, ये एंटीजन्स अब की बार प्रेजेंट कहाँ पे हैं? दीज एंटीजन्स आर प्रेजेंट दिस टाइम इन एनवायरनमेंट इटसेल्फ, एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है। अब एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली हम बोल रहे हैं या फिर हम कंटिन्यूसली इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, ब्रीथ कर रहे हैं, तो चांसेस है ना कि एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंटर हो जाएंगे। अब ये अगर एंटीजन्स हमारी बॉडी में एंटर हुए, तब हमारा इम्यून सिस्टम जो रिस्पॉन्स करेगा, दैट इज नोन एज एलर्जी एंड इट इज द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स। एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स का क्या मतलब होता है? हाइपर एक्टिविटी ऑफ इम्यून सिस्टम। हाइपर एक्टिव हो गया है वो, ठीक है, हाइपर एक्टिव हो गया है तो इसलिए वो एग्जैजरेटेड, मतलब क्या बोलना चाहिए, ज्यादा ज्यादा विग्रसली रिस्पॉन्ड कर रहा है। ओके, गॉट इट? Allergens, substance causing allergy, example mites in the dust, pollen, animal danders, furs, etc. Now allergy अगर आपको clear हुआ तो now you should also know about allergens. तो anything which cause allergy are referred to as allergens. क्या बोला मैंने? कोई भी चीज़ जो एलर्जी कॉज करती है उसको हम बोलते हैं एलर्जेंस। क्लियर? तो एलर्जेंस का कंसेप्ट क्लियर हुआ। अब एलर्जेंस पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकता है। कैसे? मुझे डस्ट से एलर्जी नहीं है, डस्ट जैसी चाहती है मुझे छींकें या फिर कुछ भी स्नीजिंग या कफिंग या कुछ भी स्टार्ट नहीं होता। बट हो सकता है आपको जैसे डस्ट में आप गए तो आपको छींकें स्टार्ट हो गई। तो डस्ट आपके लिए एलर्जेंस है बट मेरे लिए एलर्जन नहीं है। क्लियर? गॉट इट? तो एलर्जेंस जनरली जो बहुत कॉमन एलर्जेंस है वो क्या क्या हो सकते हैं? माइट्स इन डस्ट, पॉलन, एनिमल डैंडर, फर एटसेट्रा। कुछ लोगों को जो जैसे पेट होते हैं उनके फर से एलर्जी हो जाती है। जैसे आपके पास अगर पेट डॉग है तो आपको कभी कभी क्या होता है ना, उसको टच करते हो बार बार, आप उसे पैम्पर कर रहे हो तो उसके फर आपके कंटैक्ट में आते हैं आपके स्किन के, और आपको हो सकता है स्किन में रैशेस वगैरह कुछ हो जाए। दैट मीन्स यू आर एलर्जेंस टू दैट फर कोट। ओके, तो बस एलर्जी और एलर्जेंस दो कंसेप्ट आपको क्लियर हुए। एलर्जी क्या होती है? इट इज द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम एंड एनीथिंग विच कॉज एलर्जी आर रेफर्ड टू एज एलर्जेंस। क्लियर? Now, antibody produced against the allergens are IgE type. Very, very important. Very, very important. आपको मैंने सिखाया था कि जो एंटीबॉडीज होती हैं, they are of 5 type. A, G और कौन सी होती है? M, then D and then E. ओके, तो आपको मैंने 5 एंटीबॉडीज पढ़ाई थी। नाउ आपको ध्यान रखना है,
इन केस ऑफ एलर्जी, अगर किसी को एलर्जी हो गई है तो कौन सी एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं? द एंटीबॉडी प्रोड्यूस्ड आर ऑफ IgE टाइप. विच टाइप? IgE टाइप. तो इम्यूनोग्लोबिन्स ई टाइप ऑफ एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड इन केस ऑफ एलर्जी. एलर्जी के केस में IgE एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं. पॉइंट टू रिमेंबर, सब कुछ भूल जाओ लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं भूलना है. ओके ओके. IgE binds on the mast cell to release chemical like histamine and serotonin from them. It results in allergic reactions. Now what are these mast cell? What are the histamine and serotonin, etc etc. चलिए सीखते हैं. अगेन हमने आपको पढ़ाई थी WBC. पढ़ाई थी आपको WBC. WBC कितने टाइप की थी? 2 टाइप की, ग्रेन्यूलोसाइट एंड ए ग्रेन्यूलोसाइट. ग्रेन्यूलोसाइट में आपने एक टाइप ऑफ WBC पढ़ी थी जिसका नाम था बेसोफिल. पढ़ा था आपने बेसोफिल. और जो बेसोफिल होता है, अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, तो दिस बेसोफिल इज इन्वॉल्व्ड इन एलर्जिक रिएक्शंस. जब हम फंक्शन ऑफ बेसोफिल पढ़ते हैं तो उसमें आपको सिखाया जाता है कि बेसोफिल जो होती है वो क्या होती है? वो एलर्जिक रिएक्शंस में इन्वॉल्व रहती है. क्या होता है? बेसोफिल थोड़ा सा अपना फॉर्म चेंज करके बन जाती है मास्ट सेल. क्या बन जाती है? मास्ट सेल. मास्ट सेल. और ये मास्ट सेल स्पेसिफिकली काम करती है फॉर एलर्जिक रिएक्शन. तो ये मास्ट सेल जो होती है क्या रिलीज करती है? मास्ट सेल रिलीज करती है सब्सटेंसेस लाइक हिस्टामीन, ओके, हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन. हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन. तो जब भी एलर्जी की कोई कंडीशन है ना, एलर्जी जैसी कोई कंडीशन हो रही है, तो क्या सब्सटेंस बॉडी में रिलीज होते हैं? बॉडी में रिलीज होता है सेरोटोनिन एंड हिस्टामीन. एंड दिस सेरोटोनिन एंड हिस्टामीन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जिक रिएक्शन. तो आपको पता होना चाहिए ना कि एलर्जी क्यों हो रही है. तो आप बोलोगे एलर्जी इसलिए होती है बिकॉज मास्ट सेल्स पे कौन काम करता है? मास्ट सेल्स पे एंटीजन जाके काम करता है. एंटीजन किस पे जाके काम कर रहा है? एंटीजन पे जाके काम करता है. और फिर क्या कर रहा है? वो मास्ट सेल से रिलीज करा रहा है हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन. क्या करा रहा है? हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन, जिसके कारण आपको एलर्जी हो रही है. अब ठीक कैसे होती है? तो एंटीबॉडी IgE प्रोड्यूस होती है जो इस मास्ट सेल से जाके बाइंड हो जाएगी. ठीक है, इस मास्ट सेल से जाके बाइंड हो जाएगी. अब जब एंटीबॉडी बाइंड हो गई मास्ट सेल से, तो कौन बाइंड नहीं हो पाएगा? एंटीजन जो होगा, एंटीजन जो होगा वो बाइंड नहीं हो पाएगा. और जब एंटीजन इस पे बाइंड नहीं हुआ तो ये दोनों सब्सटेंस रिलीज नहीं होंगे, तो एलर्जी नहीं होगी. समझ में आया पूरा कंसेप्ट? तो एलर्जी होती क्यों है? बिकॉज जो हमारे एंटीजन्स हैं, एलर्जेंस हैं, वो मास्ट सेल पे बाइंड होते हैं और मास्ट सेल रिलीज करवाती है हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन विच कॉज एलर्जी. अब अगर वहाँ पे इम्यूनोग्लोबिन्स हैं, मतलब वहाँ पे एंटीबॉडीज हैं, तो एंटीबॉडीज जाके बाइंड हो जाएंगी मास्ट सेल्स पे, और मास्ट सेल्स जो होंगे फिर वो हिस्टामीन एंड सेरोटोनिन रिलीज नहीं करेंगे, तो एलर्जिक रिएक्शंस नहीं होंगे. क्लियर? पक्का? कोई डाउट? ओके. चलिए, तो आपको कंसेप्ट ऑफ एलर्जी पूरी तरीके से समझ में आ गया होगा. अब सिम्टम्स देख लेते हैं क्या क्या होते हैं एलर्जी के. तो स्नीजिंग, वाटरी आईज, रनिंग नोज, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, वीजिंग, स्किन रैशेस एटसेट्रा. तो ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी. और ये याद करने के लिए इससे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कभी ना कभी एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन योर लाइफ आपने ये चीज़ें कभी ना कभी फेस करी होंगी. वाटरी आई, स्नीजिंग, रनिंग नोज, वेरी कॉमन. डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, जिनको अस्थमा होता है, अस्थमा वाली प्रॉब्लम होती है, उनमें ये बहुत कॉमनली देखा जाता है. वीजिंग एंड स्किन रैशेस. स्किन रैशेस भी बहुत कॉमन है. अगर आपको किसी चीज़ से एलर्जी है और आप उसके कॉन्टैक्ट में आते हैं, इट कुड बी फूड, इट कुड बी एनी एनिमल और एनीथिंग, तो आपको ये स्किन रैशेस वगैरह हो सकते हैं. तो आपको सिम्टम्स क्लियर हुए? ओके. तो आपने अभी क्या सीखा? व्हाट इज एलर्जी, व्हाट आर एलर्जेंस, व्हाट इज द कॉज ऑफ एलर्जी, which type of antibody produced, and lastly symptoms of allergy. Okay. Determination of cause of allergy. अब भाई एलर्जी कैसे हो रही है? The patient is exposed to or injected with very small doses of possible allergens and the reaction is study. अब किसी को अगर एलर्जी हो गई, ओके, अब उसको क्या करें, कैसे ठीक करें? तो क्या करते हैं उसके लिए? देखो क्या प्रोसीजर है. पेशेंट को बहुत ही स्मॉल डोज में वही सेम एलर्जन दिया जाता है जो डॉक्टर को एक्सपेक्टेड है कि मे बी इस पर्सन को इस चीज़ की एलर्जी हो गई है. वही स्मॉल अमाउंट में वो एलर्जन दिया जाता है और फिर चेक किया जाता है कि इज दिस सेम और डिफरेंट. अगर वो एलर्जन देने के बाद सेम रिएक्शन देखने को मिली तो दैट मीन्स
कि हाँ जो डॉक्टर ने प्रिडिक्ट किया इट इज़ दैट सेम एलर्जन, फिर उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट होगा। लेकिन जो डॉक्टर का एक्सपेक्टेड था कि मे भी ये वाला एलर्जन है, लेकिन वो नहीं निकला, कोई और सा है, तो फिर दूसरे एलर्जन स्मॉल अमाउंट में देके ट्राई किया जाता है। दिस इज द वे टू ट्रीट एलर्जी। द पेशेंट इज एक्सपोज्ड टू और इंजेक्टेड विद वेरी स्मॉल डोजेस ऑफ पॉसिबल एलर्जन एंड द रिएक्शन इज स्टडीड। तो आपको क्लियर हुआ एवरीथिंग अबाउट एलर्जी? ओके, गुड। तो अब ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। ट्रीटमेंट क्या होता है? किसी को अगर एलर्जी होगी तो डॉक्टर आपको कौन सी मेडिसिन देते हैं? डॉक्टर आपको जो मेडिसिन देते हैं वो कौन सी होती हैं? एंटीहिस्टामिन्स, जो हिस्टामिन के अगेंस्ट काम करें, एड्रेनालिन, ओके, एंड स्टेरॉइड्स। These three are the medicines which given in the case of allergy. एलर्जी के केस में देते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको समझाऊंगी जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बोला कि IgE एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है तो फिर वो एंटीजन को बाइंड नहीं करने देती। एक्चुअल में क्या है, सुनो, एलर्जी के केस में IgE प्रोड्यूस हुई और उसने जाके मास्ट सेल से बाइंड किया, इसीलिए वहां पे हिस्टामिन और सेरोटोनिन रिलीज हुए। अब अगर आप जो अभी ड्रग्स मैंने आपको दवाइयां बताई, कौन कौन सी दवाइयां बताई? एंटीहिस्टामिन, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स, वो जाके IgE की जगह मास्ट सेल पे बाइंड हो जाएंगी और इसके अगेंस्ट काम करेंगी। किसके अगेंस्ट? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन के। तो ये वाला जो कंसेप्ट है, दिस इज मोर एक्यूरेट कंसेप्ट है ना, तो आप इसको याद रखिए। क्लियर? कोई डाउट? तो IgE बाइंड होती है, इसलिए हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। अब आपने अगर ड्रग्स दे दिए, कौन से ड्रग्स? अगेन रिवाइज करते हैं, एंटीहिस्टामिन्स, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स। कौन कौन से? एंटीहिस्टामिन्स, एड्रेनालिन एंड स्टेरॉइड्स। तो क्या होता है, जो एलर्जी के सिम्टम्स हैं दे कैन बी ट्रीटेड क्विकली एंड इजीली। क्लियर? कोई डाउट? ओके, सो हियर वी आर डन विद द कंसेप्ट ऑफ एलर्जी। एंड एलर्जी में जो आपको एक एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है वो है एस्थमा। तो एस्थमा इज द रेस्पिरेटरी डिजीज ड्यू टू एलर्जी। वेरी वेरी कॉमन एग्जाम्पल है ना, और ये याद रखना है। तो एस्थमा बहुत ही कॉमन बीमारी है, हर किसी को आपने देखा होगा कि एस्थमा हो गया। तो क्यों होता है ये? एस्थमा इज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शंस। ओके, ड्यू टू एलर्जी। होता क्या है एस्थमा में? जो हमारा ब्रोंकियल पैसेज होता है, ब्रोंकियल पैसेज में किसी एलर्जिक रिएक्शन के कारण वहाँ पे ब्लॉकेज क्रिएट होने लगता है एंड दैट्स द पेशेंट लीड्स टू डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग। उसको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। ओके, modern day lifestyle results lowering of immunity and more sensitivity to allergen. Many children in metro cities suffer from allergic and asthma due to sensitivity to the environment. अब ये देखो, ये क्या बात बताई है? आपने कभी ना कभी डेफिनेटली सुना होगा। क्या सुना होगा? कि अरे पहले के बच्चे, हम जो आपके पेरेंट्स जनरली बोलते होंगे, हम तो हमारे बचपन में ऐसे ही खेलते रहते थे, धूल मिट्टी पे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, धूप में घूमते रहते थे और तालाब में कूद जाते थे, हम लोगों को तो कुछ नहीं होता। तुम लोगों को जरा सा धूल क्या पड़ी मुंह पे, तुम लोग छींकने लगते हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं सही है। क्यों सही है? आप जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आप अपनी बॉडी को जिस तरीके से अडाप्ट कराते हैं, आपकी बॉडी उसी तरीके से अडाप्ट होती है, वो चीज़ों को कोप अप करना सीख जाती है। अगर आपको पहले डस्ट से कभी एलर्जी हो, आप डेली डस्ट फेस करना है, तो बॉडी एक टाइम पे क्या कोप अप कर जाती है चीज़ों को। मेट्रो सिटीज़ में या फिर आजकल की लाइफस्टाइल में क्या हो रहा है, बच्चे बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। प्रोटेक्टेड, बिल्कुल धूल में नहीं जाना, हर चीज़ प्रॉपर, क्लीन, सैनिटाइज। वो चीज़ गलत नहीं है कि आप साफ़ सुथरा दे रहे हैं, बट उसके कारण क्या हो रहा है, जब हर चीज़ ऑलरेडी बहुत ज़्यादा साफ़ है, हाइजीनिक है, तो अब इतना सा भी इन्फेक्शन उस बच्चे को अफेक्ट कर देता है। मतलब वो ज़्यादा प्रोन टू इन्फेक्शंस हो गए, प्रोन टू एलर्जी हो गए, एलर्जिक रिएक्शंस अब जल्दी हो रहे हैं, बिकॉज वो काफ़ी ज़्यादा एक ऐसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं जो कि सेंसिटिव है ना। वहाँ पे उनको कभी ऐसे फेस करने को ही नहीं मिल रहा है कोई भी एलर्जेंस या कुछ भी। ओके, क्लियर हुआ कंसेप्ट? तो दिस पॉइंट इज मेंशन्ड इन NCERT, दैट इज व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड इन एलर्जी यू हैव टू रिमेंबर अबाउट एस्थमा। नाउ नेक्स्ट वी स्टार्ट विथ ऑटो इम्यूनिटी या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स, इस वर्ड को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगी आपके लिए, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स का मतलब क्या है? ऑटो मतलब आपको पता है, ऑटो मतलब होता है सेल्फ। ऑटो मतलब क्या होता है? सेल्फ। एंड इम्यून डिसऑर्डर्स,
मतलब कि अब हमारा इम्यून सिस्टम हाइपर एक्टिव हो रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो खुद की ही सेल्स को अटैक कर रहा है। उसका काम था प्रोटेक्ट करना, एंटीजेंस पर अटैक करना, बॉडी को प्रोटेक्ट करना। इम्यून सिस्टम हो गया हाइपर एक्टिव, वो सेल्फ और नॉन सेल्फ पहचान ही नहीं पा रहा है और वो इम्यून सिस्टम अपनी खुद की सेल्स को अटैक कर रहा है एंड उससे कुछ बीमारियां हो रही हैं। तो उन बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। In higher vertebrates, memory-based acquired immunity evolved based on the ability to differentiate foreign organism from self cells. जब मैंने आपको इम्यूनिटी पढ़ाया था, स्पेशली सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, तो उसमें मैंने आपको एक चीज़ सिखाई थी कि हमारी बॉडी के पास ये एबिलिटी होती है टू आइडेंटिफाई व्हाट इज सेल्फ एंड व्हाट इज नॉन सेल्फ। हमारी बॉडी को पहचानना आता है कि ये वाली सेल मेरी अपनी है, ये वाली सेल मेरी अपनी नहीं है। ये एबिलिटी हमारी बॉडी के पास होती है। ओके इसके कारण क्या होता है, sometimes due to genetic and other unknown reasons, mainly genetic and some reasons are unknown, the body attacks self cells resulting in damage to the body. हमारी बॉडी सेल्फ सेल्स और आउटसाइड सेल्स या नॉन सेल्फ सेल्स में जो रिकॉग्निशन, जो डिफ्रेंशिएशन करना चाहिए, हमारी बॉडी वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाती है एंड क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम अटैक करने लगता है खुद की ही सेल्स को, खुद की ही सेल्स को, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है हमारा इम्यून सिस्टम। इन डैमेज द बॉडी इट इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिजीजेस, और इन्हीं बीमारियों को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेस। very famous example of autoimmune diseases is rheumatoid arthritis. Arthritis आपने disease सुना होगा ना, तो rheumatoid arthritis is an example of autoimmune disorder where our immune system cannot distinguish between what is self and non-self. तो हमारे इम्यून सिस्टम को पता होता है कि क्या हमारा है और क्या हमारा नहीं है, लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज के केसेस में क्या हुआ, आपको समझ में आ गया ना कि वो नहीं आइडेंटिफाई कर पा रहे, डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे। रीजन अगर आप पूछो कि मैम रीजन क्या है इसका, तो दे मे बी, मतलब मोस्ट ऑफ द जेनेटिक रीजंस होते हैं ऑटो इम्यून डिजीजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल एंड देयर आर सम अननोन रीजंस। तो रीजंस हैं, बट अभी के लेवल पे, एट द लेवल ऑफ क्लास 12, आपको उसको डिटेल में जाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ सम ऑटो इम्यून डिजीजेस, दैट इज रूमेटॉइड आर्थराइटिस। एंड ऑटो इम्यून डिजीजेस होते क्या हैं, तो आपको ये याद रखना है, जब हमारी बॉडी, हमारा इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ को डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता और सेल्फ सेल्स को अटैक करता है, खुद की ही सेल्स को अटैक करने लगता है, दैट इज नोन एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क्लियर? ओके, कोई भी डाउट, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में फटाफट से पूछ लो। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा, हमने आज पढ़ा एलर्जी एंड द कांसेप्ट ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। क्लियर? तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जल्दी से करिएगा लाइक और स्टेप अप एकेडमी को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।